कंटिन्यू करेंगे हमारी ऑनगोइंग सीरीज जिसमें कि हम मैप्स को देख रहे थे, यानी कि जियोग्राफी थ्रू मैप्स। और ये उसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी बहुत चीज़ों को देख चुके हैं और उन्हें ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। एशिया के मैप को हम बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ किया जा चुका है, अब हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, लेकिन उससे पहले कुछ क्विक रिवीजन हो जाना भी जरूरी है। आशा करता हूं कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही ढंग से मिल रही होगी, तो आप जरा एक बार मुझे रिप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं जरा सा एक रिवीजन करा देता हूं आपको, और उससे पहले जो डिस्क्लेमर था, डिस्क्लेमर वापिस से दे देना बहुत जरूरी है। पहला डिस्क्लेमर ये कि जहां पर भी ये मैप्स यूज किए गए हैं वो मैप्स मेरे नहीं हैं, कई अन्य सोर्सेस से हैं, अलग अलग कंपनीज के मैप्स यूज किए गए हैं और उन रिस्पेक्टिव कंपनीज का उन पर हक है। मैं बस एजुकेशनल पर्पस के लिए इन मैप्स को यूज कर रहा हूं और किसी भी तरीके से उनके कॉपीराइट को ब्रीच नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात ये कि कई मैप्स में बहुत सारे जब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के हम मैप यूज करते हैं तो वहां पर कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया जाता है, लेकिन कश्मीर के डिस्प्यूट से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए इस लेक्चर में प्रोसीड कर रहे हैं और मैं किसी भी तरीके के अलगाववाद का समर्थन नहीं करता हूं। ओके, तो पहले एक छोटा सा रिवीजन। हम सबसे पहले देख रहे थे एशिया में इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को, इंपॉर्टेंट सीज को, ठीक है। और यहां पर कारा सी, लेप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी। अगर आप कहें कि मैं इसे मैप पर दिखा दूं तो वापिस से आप इस चीज को क्विकली देखते जाइए। हम यहाँ पर कारासी को देखे थे, यानी कि ये जो रशिया का रीजन है, रसिया है ये पूरा, और रसिया के ऊपर में ये आपको कारासी नजर आ रहा है, यानी कि आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर लपटेव सी नजर आ रहा है, लपटेव सी, और इसके बाद यहाँ ईस्ट साइबेरियन सी आपको नजर आ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देख रहे थे कि हमें बेरिंग सी देखना था यहाँ पे, और बेरिंग सी के ऊपर में बेरिंग स्ट्रेट, ये वाला जगह, ठीक। ये मानते हुए कि आप सुबह के सेशन को सही ढंग से समझे थे तो ये क्विक रिवीजन है और हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिर सी ऑफ ऑक्टोस्क था, ठीक है। ये जो पेनिनसुला है इसका नाम है कामचटका पेनिनसुला। और अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे ईस्ट सी को, या जिसको सी ऑफ जापान कहा जाता है। ईस्ट सी यानी कि कोरियन पेनिनसुला के जब ईस्ट साइड में है तो ये उनके हिसाब से ईस्ट सी हुआ, और जापान इसको सी ऑफ जापान कहता है। इतना बिल्कुल सही है, क्लियर है ना। एक बार आप लोग नोटिफाई करते रहिए, कमेंट में लिखते जाइए चीजों को, ताकि हमारे बीच की जो एक कनेक्टिविटी है, जो हमारी बॉन्डिंग है, वो बनी रहे। ओके, आगे हम यहाँ पर देखे थे बोहाई या पोहाई आप कह लीजिए, यहाँ पर येलो सी देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी को देखे थे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स के मदद से जगहों को बता रहा था, जैसे कि वाटर बॉडीज को बता रहा था, जैसे कि सुलू सी, उसके बाद सिलिविस सी, अब आता है बंदा सी, यहाँ पर नीचे यहीं पर फ्लोर्स सी है, आराफुरा सी, तिमोर सी, सब कुछ हम लोग वेल मैनर में देख लिए थे। और एक बार मैं आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को दिखा देना चाहता हूं। अगर आप पहली बार अभी जुड़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये मैं किन जगहों की बात कर रहा हूं और इनकी चर्चा कब हुई है, तो आप मेरे द्वारा अपलोड किया गया आज का ही जो आखिरी वीडियो है उसे देख सकते हैं। वहां पर इन चीजों को, इन लोकेशंस को कंप्रिहेंसिव मैनर में कवर किया गया है। जावा सी, तिमोर सी, आराफुरा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी। ओके, इसी तरीके से हम लोग गल्फ्स को भी देखे थे, जैसे गल्फ ऑफ ओब, गल्फ ऑफ चिहली जिसको पोहाई कहते हैं, टॉनकिंग, गल्फ ऑफ थाईलैंड, पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ अदेन और गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज। इन जगहों को भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक। अब बात आगे आती है, और लगा था कि मैंने वहां पर क्लियरली नहीं बताया था जितना मुझे उस समय डील करना चाहिए था, तो चलिए एक बार मैं उन चीजों को बता देता हूं। आपको स्ट्रेट में और इस्थेमस में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्ट्रेट का मतलब हो गया कि एक पतली वाटर बॉडी जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि एक ये ओशन है या सी है और एक बी है, दोनों को एक पतली वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है, जैसे कि बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अगर मैप में मैं आपको दिखाना चाहूं कि ये बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है, तो देखिए हम यहां पर आगे जा रहे हैं, तो यहां पर इस रीजन को आपको देखना है, यानी कि जो ये रशिया का रीजन है, रसिया से ईस्ट में
और चलिए मैं एक सेपरेट मैप में अच्छे तरीके से आपको ये दिखा दूं ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए। इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रेट है ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेट एक काम और कर रहा है, दो लैंड मास को अलग करने का, यानी कि आप देखिए एशिया को अलग कर रहा है अमेरिका से। तो ये एक स्ट्रेट का काम है। इसी तरीके से जो अगली चीज है वो है इस्थेमस। ठीक है, वो शरीर में जैसे हमारा गर्दन है, ओके, क्या करता है, दो बड़े बड़े ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी हमारे धड़ को हमारे सिर से जोड़ने का काम करे, तो वो हो गया इस्थेमस। यानी कि इस्थेमस क्या हुआ कि जो दो लैंड मासेज को कनेक्ट करने वाली एक पतली सी पट्टी हो गई, पतली स्ट्रिप है, उसे ही हम इस्थेमस कहते हैं। ठीक, तो इस्थेमस दो लैंड मास को कनेक्ट करता है और इसी के साथ साथ दो वाटर बॉडी को अलग करने का काम करता है। ओके, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा इस मैप में, और जब मैं यहाँ पर पनामा इस रीजन को दिखा रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये पतला सा एक लैंड मास है जो कि दो बड़े बड़े कंटिनेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये जो दो वाटर बॉडीज हैं ए और बी, यानी कि ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से अलग भी करने का काम कर रहा है। तो ये डुअल फंक्शंस के हो गए। स्ट्रेट जब भी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं उसी वक्त वो दो लैंडमास को अलग करते हैं, और इस्थेमस जैसे ही दो लैंडमास को कनेक्ट करते हैं वो दो वाटर बॉडी को सेपरेट कर देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा। हम लोग आइलैंड्स को भी देख चुके थे, जैसे कि सेवर्नेया, न्यू साइबेरिया, व्रैंगल, क्यूरिल, रियूकू, इन चीजों को देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स को देखेंगे। ओके, तो डिस्प्यूटेड रीजन्स को समझने के लिए हमें ये मैप होना बहुत जरूरी है, और मैं जरा सा इसे पहले जूम कर लेता हूं। ठीक, हाँ ये सही हो गया, यहाँ पर हम अब चीजों को सही ढंग से समझ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ हमको सबसे पहले समझना है एक चागोस आर्कीपेलगो को। ठीक है, चागोस आर्कीपेलगो क्या है, तो ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, काफी ज्यादा न्यूज में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्कीपेलगो है उस पर यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस दोनों अपना हक जमा रहे थे कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन ये किसके भाग्य में जाए, तो ये बहुत दिन से डिस्प्यूट था। इंडिया मॉरिशस के हिस्सा को सपोर्ट कर रहा था और ये न्यूज में काफी था। अल्टीमेटली मॉरिशस ही अपना ज्यादा इस पर हक जताता है और यूएस जो यूके है वो यहाँ पर पीछे हट जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है, और ये कहां पर आपको नजर आएगा, कहां मिलेगा, ये देखना जरूरी है। तो ये हम इंडियन ओशन में जब नीचे बढ़ते हैं तो आपको मेरे मैप में बहुत नीचे में इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा तो चागोस आर्कीपेलगो लिखा है। ठीक है, तो क्या आप इसे देख पा रहे हैं? और नहीं तो मैं फिर से आपको एक दूसरे मैप में कोशिश करता हूं कि दिखा सकूं। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नजर आ रहा है, एक बार को देखिए, जस्ट अ सेकेंड। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है चागोस बैंक। ठीक है, यानी कि आप जब ये लोकेशन कहां पर बताएं तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स और उसके भी नीचे ये चागोस आपको नजर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब अगली बात यहां पर आती है, आप में से किसी ने कमेंट किया है कि सुलू सी और फिलीपींस सी क्या सेम है। देखिए, इनको सेम कहना सही नहीं होगा। सुलू सी जो हो गया तो सुलू आर्कीपेलगो के अंतर्गत आता है, जबकि जो फिलीपींस सी है वो एक बड़ा सा हिस्सा हो गया, तो सेम कहना ये सही नहीं होगा। ठीक, अब हम ये चागोस आर्कीपेलगो को देख लिए और ये भी जान गए कि ये किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं मियाको स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब बहुत साफ साफ है, आप समझ पा रहे हैं। और ये डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, तो ये डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि चागोस जो है उस पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूके। बात यह है कि जो आपके पास मैप है वो थोड़ी पुरानी मैप होगी, और वो तब की मैप है जब इस पर ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया था। लेकिन यूके जो है एक पहले से उसको अपने कब्जा में रखा था। अगर आज से 100 साल पहले का आप भारत का मैप देखेंगे तो इंडिया के भी ब्रैकेट में यूके लिखा होता था। कहने का मतलब है कि अभी वो जो एक फेज होता है कि वो कब अलग हो गया, क्या उसे आजादी मिल गई, ये वाली बात है, इसलिए यूके लिखा हुआ है। आप चीज को समझ सकते हैं। ठीक, अब ये मियाको स्ट्रेट है तो ये किसके किसके डिस्प्यूटेड बीच में है, तो चाइना और जापान के बीच में।
अब आप कहेंगे कि ये मियाको हमें दिखेगा कहाँ पर, तो चलिए मेरे द्वारा बनाए गए एक मैप में मैं इन चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो मैप्स हैं यहाँ पर हो सके उतना साफ साफ चीज़ें नहीं नजर आएंगी, तो मैंने सोचा कि आपको एक मैप की मदद से मैं इन चीज़ों को दिखा दूं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये यहाँ पर ताइवान आपको नजर आ रहा है, ये जापान का हिस्सा है। और यहाँ पर हम लोग रियूको आइलैंड्स वगैरह को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहीं पर थाईलैंड सॉरी ये ताइवान और रियूको आइलैंड्स के बीच में यहाँ पर आपको मियाको नजर आएगा, ठीक है। और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो गया किसके किसके बीच में, तो चाइना और जापान के बीच में, याद रखना है आपको मियाको, ठीक। अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगला जो डिस्प्यूटेड रीजन है, तो वो एक्चुअली डिस्प्यूटेड नहीं है लेकिन न्यूज में काफी रहता है, ये है लद्दाख आइलैंड, और ये एसोसिएटेड है ईरान से और पर्सियन गल्फ से। यहीं से ईरान जो है अपने तेल वाले कंटेनर्स भेजने का काम करता है। और इसका लोकेशन आप जानेंगे कहां पर है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्सियन गल्फ है, और इनके बीच में यहाँ जो हारमुज है वहीं पर ये आपको लद्दाख आइलैंड नजर आता है। हिस्टोरिक टाइम से इस पर कई तरीके के परेशानी झगड़े होते रहते हैं, और ये जो रीजन है लद्दाख आइलैंड का वैसे तो काफी फर्टाइल भी है, ठीक है। तो लद्दाख आइलैंड न्यूज में रहा था तो आपको जानना चाहिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर डोकडो एंड टेकसीमा आइलैंड्स, ये सब जो है ना, ये न्यूज में रहे थे। हो सकता है कन्वेंशनली ये उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन न्यूज में अगर कोई चीज आ जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर हो जाता है। तो ये डोकडो और टेकसीमा ये भी जापान और साउथ कोरिया के बीच के डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, ये आइलैंड्स हैं। किसके किसके बीच में, तो साउथ कोरिया और जापान के बीच में। जैसे कि मियाको जो है वो चाइना और जापान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, तो ये डोकडो और टेकसीमा है जापान और साउथ कोरिया के बीच में। क्या इन चीजों को आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं? जरा सा मुझे बीच बीच में बताते रहिए इन चीजों को, ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्लियर कर पा रहा हूं मैं, नहीं तो फिर मैं इनको फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको भी मैप में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ कि ये जो भी लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो ये जो ब्रैकेट में ये जो रीजन है, इस रीजन की बात हो रही है। मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया था डोकडो और टेकसीमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखने का जगह नहीं था तो मैंने शॉर्ट में एक्रोनिम में लिख दिया था। लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हम देख रहे हैं ईस्ट सी ऑफ जापान या ईस्ट सी, और ये जो कोरिया के बीच में और जापान के बीच में जो यहाँ पर ये रीजन है, ये कोरियन स्ट्रेट है, तो यहीं पर आपको ये आइलैंड्स नजर आते हैं, और ये विवाद का मुद्दा है कोरिया या साउथ कोरिया कह लीजिए और जापान के बीच में, ठीक। अब हम आगे देखते हैं शेनकाकू दियागो आइलैंड्स को, और साथ ही साथ यहाँ पर एक है टियाओटी आइलैंड्स, ठीक है। सेनकाकू दियागो और टियाओटी आइलैंड्स ये जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। यानी एक मियाओ को ऊपर हम लोग देख चुके हैं चाइना और जापान के बीच में, चाइना को साउथ कोरिया के बीच में डोकडो टेकसीमा। अब हम यहाँ जब आगे बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेनकाकू दियागो आइलैंड्स की और साथ ही साथ टियाओटी आइलैंड्स की। इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा था, और अगर आप में से कभी किसी ने इनसाइट्स का जो मंथली करेंट अफेयर वाला एमसीक्यू सॉल्व करा है, तो वहां पर इन चीजों को बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैनर में उन्होंने कवर भी किया था, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से इन चीजों को देखते हैं, देखने की कोशिश करिएगा। इस रीजन की बात हो रही है, यानी हम लोग मियाको रियूको आइलैंड्स को समझ चुके हैं। अब इस जो यहाँ पर एस एंड डी लिखा गया है, यानी कि सेनकाको एंड दियागो के लिए लिखा गया है, तो ये आप याद कर लीजिए, इसका लोकेशन समझ लीजिए कि ये भी पड़ रहा है जब हम देखें तो ताइवान और जापान के बीच में ही। यानी यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि सेनकाको हो गया, दियागो हो गया, रियूको आइलैंड्स हो गया, मियाको हो गया, और ये थोड़ा दूरी पर इनसे है ओकिनावा, ये भी आप याद रख सकते हैं, ओके। तो ये डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं, पार्सेल, स्पार्टली और स्कारबोरो शोर, ठीक है। ये कहां पर है, तो साउथ चाइना सी में है। यहाँ पर सबसे नॉर्थ में पड़ेगा पार्सल, फिर उसके बाद यहाँ पर स्कारबोरो है, और सबसे नीचे है स्पार्टली, ठीक है। साउथ चाइना सी में सबसे नॉर्थ में कहेंगे पार्सेल आइलैंड्स, फिर स्कारबोरो और स्पार्टली। इनके बारे में आज हम दिन में चर्चा कर रहे थे, और ये कई देशों के बीच में विवाद का एक वजह है। देशों के नाम अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना मैं भी आपको बता दूंगा यहाँ पर कि ये चाइना, वियतनाम, मलेशिया,
ताइवान, फिलीपींस और ब्रुनई ये सारे देश हैं और ये आपस में इस रीजन में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बस वजह बहुत साफ है, ये मिनरल रिच ऑयल है इस क्षेत्र में। ऑयल जो ये आइलैंड्स हैं अगल बगल, वहां से तेल निकाला जा सकता है जो लोगों को धनी बना सकता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको नजर आ रहा है पिक्चर, आप सही ढंग से देख पा रहे हैं और चीजों को, लोकेशंस को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर स्कारबोरो, स्पार्टली, पार्सल देख लिए। और ये वाला जो जगह है ये मैं आपको खुद से मैप में नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए आपको एडिशनल मेहनत करना पड़ेगा और आप मुझे अभी नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर कमेंट में बताएंगे, कभी कभी टास्क देना भी जरूरी है। तो ये है बोगनविले आइलैंड्स। न्यूज में काफी रहा था क्योंकि यहाँ पर रेफरेंडम हुआ, एक तरीके का जनमत संग्रह हुआ और लोग कह रहे थे कि हम आजादी चाहते हैं PNG से, यानी कि पापुआ न्यू गिनी जो आइलैंड्स हैं वो खुद में एक देश भी है, उससे हम आजादी चाहते हैं, खुद अलग होना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ न्यू गिनिया लिखा गया है और ये जो है पूरा एक साथ कहलाएगा कि पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में आप बांट के देख सकते हैं। एक जो आधा हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया का एक तरीके से कह लें कि पार्ट है और बाकी आधा जो है वो सेपरेट कंट्री है। यहाँ पर जैसे जो आधा दिखाया जाता है तो वो ये बताने के लिए कि ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हाफ ही इस मैप में दिखाया गया है ना, इसी कलर से, जिस कलर का इंडोनेशिया है उसी कलर से इसको दिखाए गए हैं। और ये न्यू गिनिया और पापुआ न्यू गिनिया उसका आधा वाला जो हिस्सा है उसको कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा। और अगर आप बढ़िया से मैप में इसे खोज के उसका पिक्चर मुझे टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप में, सॉरी ग्रुप में तो नहीं लेकिन जो हमारा डिस्कशन चैनल है, अगर आप वहां पर पोस्ट करेंगे डिस्कशन ग्रुप में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपसे कुछ पूछा था और आप उसे ढूंढ के बताए। और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप मुझे बताएंगे वहां पर कि ये जो बोगनविले आइलैंड्स हैं ये किस मिनरल के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये इतने धनी कैसे हैं, किस मिनरल के वजह से कि वो खुद को PNG से अलग होके सेपरेट इंटिटी मानने के लिए भी खुश हैं। ओके, तो ये डिस्प्यूटेड रीजन्स हो जाते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी था। और एक बार मैं फिर से आपको इस मैप में दिखा देना चाहता हूं उन तमाम जगहों को जिन्हें अभी तक हम देखे हैं। ठीक है, एक बार, क्योंकि रिपीटेशंस बहुत जरूरी हैं, इस बात से आप भी सहमत होंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर करीब करीब सारे जो भी आइलैंड्स हैं, आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने चागोस भी दिखाया है। तो इंडियन ओशन में आप बताएंगे कि सबसे ऊपर में यहाँ पर लक्काद्वीप है, लक्षद्वीप है, इसके बाद मालदीव्स और इसके नीचे में चागोस आर्कीपेलगो। यहाँ पर जावा सी हो गया, यहाँ पर ये बंदा सी हो गया, उसके ऊपर में ये सुलू हो गया। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब इसे पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा आपको बेहतर लगेगा। ओके, चलते हैं हम आगे। और यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अब हमारा शुरू हो जाएगा कि हम कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस को देखेंगे जो माउंटेन्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और उनके लोकेशंस आपको पता होना ही चाहिए, जो कि हमेशा ही क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं। आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिमालय। हिमालय कहाँ पर है तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। अगर ये इंडिया का मैप है तो आप खुद ब खुद यहाँ बता पाएंगे कि हाँ ये जो रीजन है ये हिमालय का रीजन है। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं इंडिया के रेफरेंस में और चाइना के रेफरेंस में, लेकिन आप इंडिया के रेफरेंस में बताएंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और हिमालय रेंज जिसका कि एक बहुत ही बड़ा योगदान है इंडिया के ऐसे ज्योग्राफी पर, बारिश कराने से लेके और जो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एहसास दिलाता है, उसके पीछे भी हिमालय का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अब यहाँ पर आगे बताया गया है और ये जान लेना जरूरी है कि ये जो हिमालय रीजन है ये कहाँ पड़ता है। तो हम अपने तरफ से बताएंगे कि जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है इसके नॉर्थ में है। सीधा सबसे सपाट सा जवाब कि हमारे जो गंगेटिक प्लेन्स हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, उसके नॉर्थ में पड़ता है। और ये किस तरीके का माउंटेन है तो ये एक फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है और ये लेटेस्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स में से एक है। ओके, और ये किस ओरोगेनी फेज में बना है ये ऐसा अगर पूछ लिया जाए तो आप याद कर लीजिए अल्पाइन। ठीक है, यानी जिस समय में आल्प्स बना है उसी ओरोगेनी फेज में ये हिमालय भी बना है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराए हैं। वहां पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम अपने को कन्फाइन करेंगे मैप्स तक अभी। ओके, और इसकी हाईएस्ट पीक आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होगा।
ठीक है। तो हिमालय रीजन हो गया, ये हिमालय का माउंटेन रीजन हो गया। अब इसके अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो आप जानते हैं कि वो रीजन जो है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है, यानी कि ये प्योरली हिमालय भी नहीं है, लेकिन इनके मिलते जुलते जो फीचर्स हैं वो हिमालय से हैं, जैसे कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज। ठीक है। तो आप जब एशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हिमालय के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो काराकोरम है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ काराकोरम। आप अपने भी मैप में जाइए और इस काराकोरम को ढूंढिए और देखिए, उसको मार्क करिए। तो ये हिमालय के नॉर्थ में है। अब रेफरेंस हम पहाड़ का रेफरेंस पहाड़ से ही देंगे। ठीक है। हिमालय के नॉर्थ में है और इसकी हाईएस्ट पिक क्या है? तो इसकी हाईएस्ट पिक है K2, माउंट गाडविन ऑस्टिन K2। ठीक है। तो इसका हाइट भी आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मेरे आपसे ऐसे हो सकते हैं कि हिमालय की हाईएस्ट पिक क्या है, इंडिया की हाईएस्ट पिक क्या है, और हिमालय का इंडिया में हाईएस्ट पिक क्या है। तो इन तीनों के अलग अलग जवाब हैं और आप उन्हें कमेंट सेक्शन में साइट कर सकते हैं। ओके। तो ये सब कुछ हो जाता है, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम तो हिमालय भी देख लिए और हम यहाँ पर कैलाश रेंज भी देख लिए। अब हम क्या देखें, हमारे लिए क्या जरूरी है देखना? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना, सॉरी काराकोरम देख भी लिए, अब हम देखेंगे कैलाश रेंज को। ठीक है। तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा काफी धार्मिक यात्रा होती है और ये कैलाश रेंज आपको नजर आ रहा है, मैंने इसे मार्क कर दिया है, आप अपने भी एटलस में इसे जाके देखिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय देखे, उसके बाद हम लोग काराकोरम देखे, अब हिमालय, काराकोरम, और इस तरीके से यहाँ पे कैलाश माउंटेन रेंज है। इसका लोकेशन आप अपने मैप में देखिए और किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये काराकोरम ईस्ट में, काराकोरम के ईस्ट में है और ये तिब्बत के रीजन में पड़ता है। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, यानी ये तिब्बत का पठार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है एशिया में। और तिब्बत ऑफ प्लेट्यू के अगल बगल आपको कैलाश नजर आ रहा है। यहीं पर मानसरोवर लेक है जहां से 3 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं, आप उनके नाम बता सकते हैं। ठीक है। और अंकित, आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं अभी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो कमेंट सेक्शन में नहीं पूछा है मैंने आपसे। मैं उसका जवाब एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बढ़िया से उस जगह को ढूंढ के उसके बारे में एडिशनल रिसर्च करके जितना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं टेलीग्राम पर आप दीजिए। ठीक है। जय शर्मा, आपने सही कहा कि कंचनजंगा हाईएस्ट है इंडिया में, लेकिन ये हिमालय की हाईएस्ट पिक है, भारत की हाईएस्ट पिक नहीं है, ध्यान देंगे। ओके। अब कैलाश के बाद जो माउंटेन रेंज हमें जानना है, जो माउंटेन हमें जानना है वो है कुल्लू, कुल्लुन। ठीक है। ये कुल्लुन नजर आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है। तो कुल्लुन आप इसको याद कर लेंगे। मेरे साथ रिपीट करिए, सबसे पहले हिमालय बोलना है, उसके ऊपर में काराकोरम, अब काराकोरम के ईस्ट में कैलाश, और काराकोरम के नॉर्थ में कुनलुन, कुनलुन सान। ठीक है। शान, अब ये चाइनीज में हो गया शान, वहां पर हर एक माउंटेन के नाम में आपको शान शान नजर आ रहा है। ठीक है। जैसे कि कुनलुन शान, अल्टुन शान, नान शान, तो ये शान 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 लिखा हुआ है और ये शान का मतलब माउंटेन हो गया, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पर वेंकी ने सही जवाब दे दिया कि इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज जो नदियां हैं ये मानसरोवर से निकल के आती हैं। बिल्कुल सही बात है वेंकी कोमेरा। ठीक। अब ये कुनलुन सान आप याद कर लिए, तो ये नॉर्थ ऑफ तिब्बत प्लेट्यू पड़ता है। तो ये तिब्बत प्लेट्यू आप देखे थे, आपको मैंने दिखाया था, और उसके नॉर्थ में। अब क्या ऐसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि आपको तिब्बत प्लेट्यू, कैलाश रेंज, हिमालय रेंज और कुनलुन सान को अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ, तो क्या अब आपके लिए कठिन काम रहेगा? मेरे हिसाब से तो अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से मैन्युटली मेरे साथ देख पा रहे हैं। ओके। और देखिए, यहां पर आपको मैं पामीर दिखा देना चाहता हूं। ये जो है ना पामीर, इसको नॉट बोलते हैं, KNOT। इसका मतलब हो गया गांठ। ठीक है। यानी यहां पर आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे अलग अलग जो पहाड़ हैं ये ऐसे रस्सी समझिए और सभी आके यहां पर इस तरीके से मर्ज हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक कोई गांठ पड़ा हुआ है, जैसे रस्सी के डोर को हम बांधते हैं इस तरीके से यहाँ पर गांठ बंधा हुआ है, और इसी से इसको पामीर नॉट कहते हैं। और इसको कई बार दुनिया का छत भी कहते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? छत का मतलब क्या? ये इतना ऊंचाई पर इस तरीके से गांठ बना हुआ है पामीर का, तो पामीर के प्लेट्यू को, पठार को हम लोग दुनिया का छत कहते हैं। इस बात को भी आप समझ गए, तो पामीर आपको याद रहना चाहिए। तो पामीर का आप लोकेशन बताएंगे तो हिमालय से भी ऊपर है, काराकोरम से भी ऊपर है, ऊपर इन द सेंस नॉर्थ। ठीक है। और ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब पामीर जहां पर लिखा हुआ है, आपको उसके ईस्ट में एक डेजर्ट नजर आ रहा है, तकला माकन डेजर्ट। तो ये कंटिनेंटल डेजर्ट है।
तकलामाकन डेजर्ट चाइना से एसोसिएटेड है और इसका लोकेशन आप बता सकते हैं अब साफ साफ कि हाँ जी ये काराकोरम के ऊपर में है और जो कुनलुन सान है उसके भी नॉर्थ में है। ऊपर मतलब एल्टीट्यूड में नहीं, मैं नॉर्थ साउथ के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी आपको मेरी भाषा ये थोड़ी समझनी पड़ेगी या मैं कोशिश करूंगा बार बार कि नॉर्थ साउथ ही यूज करूं, ठीक है। अब ये कुल्लुन सान हो गया, तो कुल्लुन सान से हम जरा सा आप इधर ईस्ट के तरफ देखिए तो आपको यहाँ पे अल्तुन सान नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपके लैपटॉप में ऑल्ट बटन होता है ना, ALT, या आजकल बड़े सारे एपिसोड्स आते हैं ऑल्ट बालाजी करके, तो वैसे भी आप ऑल्ट समझ लीजिए तो ऑल्टुन, ठीक है। कुनलुन, कुल्लू मनाली कहते हैं, वैसे कुल्लुन कह लीजिए, ऑल्ट, ठीक है। कोई कुल्लू मनाली में जाके ऑल्ट बालाजी के शो देख रहा है, कुल्लू ऑल्ट, ठीक है। और क्या खा रहा है, तो नान खा रहा है। कुछ भी कहानी बना लीजिए छोटी मोटी जो याद रख सकें आप लंबे समय तक, ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुल्लुन सान, अल्तुन सान, नानसान, ये पहाड़ काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक और शान आप याद कर लीजिए, आला शान। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं आपके एग्जाम्स के लिए, बट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि 10 माउंटेन्स बताइए एशिया से, तो आपको इनके नाम मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ अल्टुन शान है और अल्टुन शान के सीधे नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अल्टाई माउंटेन्स नजर आता है, ठीक है। यानी कि ये मंगोलिया का रीजन है। यहाँ पर मंगोलिया का राजधानी आपको उलान बटोर नजर आ रहा है। मैं आप कहेंगे तो मैं आपको इसको पॉलिटिकल मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा, ओके। तो ये देखिए, ये मंगोलिया और मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर और इस रीजन की बात हो रही है। यहाँ पर आपको अल्टाई शान नजर आ रहा है और यहाँ पर अल्तुन शान है। समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या अल्तुन शान ऊपर है, नॉर्थ में है, या अल्टाई शान है, तो इसमें आपको डिफरेंस नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। और वेंकी ने बहुत सही कहा कि शान का मतलब माउंटेन होता है चाइनीज भाषा में। यस, मैंने इस बात को बता रखा है, ठीक है। तो ये माउंटेन्स हो गए। जब हम देख रहे हैं ये पामीर नॉर्थ के पूरब की बात कर रहे हैं, ईस्ट में और भी 2-3 माउंटेन्स हैं। अब ये रशिया से एसोसिएटेड है, क्यों? क्योंकि हम चाइना और मंगोलिया तक तो पहुंच चुके हैं। अब हम और नॉर्थ में जाते हैं तो हम रशिया में चले जाएंगे और वहां के माउंटेन्स को देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक डेजर्ट को देखे हैं, तकलामाकन डेजर्ट को, और इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको यहीं पे गोबी डेजर्ट नजर आ रहा है। यानी कि ये जो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी बताई गई है, जिसे अभी मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाया था, और यह मंगोलियन प्लेट्यू, यहीं पर आपको गोबी डेजर्ट नजर आ रहा है। और ये दोनों डेजर्ट्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो लोकेशन के हिसाब से समझ लीजिए कि गोबी ईस्ट में है और तकलामाकन वेस्ट में है, गोबी नॉर्थ में है, तकलामाकन साउथ में है। इस तरीके से आपको समझना पड़ता है अगर 4 डेजर्ट्स के नाम हैं। अब मंगोलियन प्लेट्यू आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ में है और उसके साउथ में प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके की बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट अगर आपको लगता है कि कर रहा हूं तो ये बिल्कुल नहीं है। मेरा बार बार रिपीट करने का ये मतलब है कि आपको इसको एक बार को याद कर लें और आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए छप जाए, इम्बाइब्ड हो जाए, ओके। अब यहाँ पर कुछ कुछ माउंटेन्स रेंज हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको याद रखना है सयान माउंटेन्स। देखिए, हम हमारे भाषा में सयान सयाना कहते हैं, जो बहुत तेज तरार व्यक्ति होता है, जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा हिसाब से होशियारी न दिखाता है, उसे हम लोग सयाना कहते हैं। तो ये इसी तरीके का एक वर्ड है, सयान माउंटेन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यब लॉन्ग वही, ठीक है, यब लॉन्ग वही रेंज। यब लॉन्ग वही रेंज मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, क्यों आप समझेंगे। यहां पर एक वाटर बॉडी है, आपको लिखा नजर आ रहा होगा, लेक बैकाल, यानी कि जो एशिया का सबसे गहरा पॉइंट है और साथ ही साथ डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पर। तो इस ये गहराई इसकी बहुत ज्यादा है लेक बैकाल की, और लेक बैकाल नॉर्थ में है यबलॉन्ग वही रेंज के, या ऐसे कह लें कि यबलॉन्ग वही रेंज के नॉर्थ में लेक बैकाल है, ठीक। तो हम यहाँ पर साइबेरिया रीजन की बात कर रहे हैं। साइबेरिया हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर वेस्ट साइबेरियन प्लेन नजर आ रहा है, ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है, और इस साइड में ये पूरा बर्फ वाला साइबेरिया रीजन है, ईस्ट साइबेरिया है। तो ये आप समझते हैं, तो इसी रीजन की बात की जा रही है, और बैकाल लेक भी आप साथ ही साथ यहाँ पर देख लिए। क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो डू लेट मी नो।
ओके, तो सयान यबलोंग वही, अब स्टैंड वयू रेंज, ठीक है, स्टेनोवोए, इसको कई तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्टेनोवोए। और इसके बाद आप इसको एक याद कर लीजिए, वर्खुनियास, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्खुनियास रेंज, ठीक है। तो वर्खुनियास रेंज की खासियत ये है कि ये लीना नदी जो है, लीना नदी के ईस्ट में पड़ता है, यानी कि ये अगर लीना रिवर की मैं इस तरीके से डायरेक्शन ट्रेस करूं तो ये इस तरीके से नदी जाके बह रही है, लीना, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा ऑफ लीना दिखा हुआ है, तो लीना रिवर के ईस्ट में वर्खुनियास रेंज नजर आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक। क्या एक बार मैं इन चीजों को वापस से रिपीट कर दूं, या आप कहें तो मैं ब्लैंक मैप पर आपके लिए इसे ड्रॉ कर दूं क्या एक बार को? अगर जैसा आप कहेंगे मैं उस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूंगा। चलिए एक बार ब्लैंक मैप पर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आपको एक तरीके से समझना होगा कि आप वाटर बॉडीज को अगर देखें तो समझ जाएं कि हाँ ये किस रीजन की बात हो रही है, ठीक। तो आप इस तरीके से अब आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि हाँ क्या यहाँ पर ये बैकाल रेंज होगा, ये यहाँ पर बैकाल लेक होगा, आपको समझना होगा। तो आप देखेंगे कि नहीं, ये जो है ये बैकाल नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बाल्कस है। आपको ये डिफरेंस पता भी होना चाहिए इस तरीके से वाटर बॉडी में कि ये बैकाल है और एक बाल्कस है। इस तरीके से कुछ अगर सवाल आ जाता है तो डिफरेंस पता चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर है लेक बाल्कस और यहाँ पर आप देखेंगे लेक बैकाल, यानी कि अगर दो लेक्स मैंने आपको दिखाया तो ये बाल्कस जो है वो वेस्ट में है, साउथ में है, बैकाल जो है नॉर्थ में है और ईस्ट में है। ये भी डिफरेंस है और ये इस तरीके से दो लेक्स को आपको कंपेयर करने आना चाहिए, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि ये जो पूछ दिया गया आपसे, ये बाल्कस जो है ये किस देश में पड़ता है, तो टू द पॉइंट आप कंट्री बता पाए तो देखिए यहाँ पर ये काजाकिस्तान में पड़ता है बाल्कस, जबकि जो बैकाल है वो रशिया में पड़ता है। तो कंट्री वाइज, लोकेशन वाइज, पहाड़ के हिसाब से, नदी के हिसाब से चीजों को आप बताएंगे ज्योग्राफी में तो उसका एक अलग ही महत्व है, ठीक। तो एक हद से ज्यादा समय हम लोग पामीर गांठ के ईस्ट में पड़ने वाले माउंटेन रेंजेस को दे चुके हैं। अब हम जरा अपना रुख करते हैं पामीर नॉर्थ के वेस्ट में पड़ने वाले माउंटेन रेंजेस को, उन्हें भी समझना इतना ही जरूरी है और भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हम अब इधर की बात हो गई, अब इधर की हम बात फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, अब केवल और केवल इस साइड की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो कि हिमालय को टक्कर दे सके? वैसे तो हिमालय को टक्कर देना दुनिया में किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हिमालय से मिलता जुलता एशिया में अब एक रेंज कहें वेस्ट साइड में अपने, तो वो कहलाएगा कि हम यहाँ पर नाम लेंगे हिंद कुश की, ठीक है। तो ये हिमालय माउंटेन रेंज, ठीक, और यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है हिंद कुश, और ये दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं पामीर के गांठ से। यहाँ जो पामीर नॉट है, यहाँ पर ऐसे हिमालय और इधर हो गया हिंद कुश, इतना लंबा नहीं लेकिन ऐसे बताएंगे तो ये हिंद कुश हो गया, ठीक। तो हिमालय और हिंद कुश पामीर नॉट से इनका एक कनेक्शन है यहाँ पर, और एक यहाँ पर सुलेमान रेंज है, ठीक। आप इस सुलेमान रेंज को देख के समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये काबुल लिखा गया है, ये अफगानिस्तान की ये कैपिटल है और ये इस्लामाबाद है, यानी पाकिस्तान की ये राजधानी है। तो काबुल और पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद के बीच में ये आपको सुलेमान रेंज नजर आ रहा है। और ये जो सुलेमान रेंज है इसके कई सारे रॉक्स जो है ना, वो सीधे ग्राइंड करके और उसको ग्राइंड करके हम लोग काला नमक के रूप में यूज करते हैं। तो सुलेमान जो माउंटेन रेंज है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, जो रॉक सॉल्ट कहते हैं, जो काला नमक कहते हैं, वो इसी से एसोसिएटेड है। वहां से भी वो काट काट के उसे बेचने का काम करते हैं, रॉक सॉल्ट है। क्या आप मुझे सही ढंग से सुन पा रहे हैं? आपके रिस्पॉन्स आने एकदम बंद हो गए हैं। मुझे लोग ज्यादा लाइव नजर आ रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स उस हिसाब से एक भी नहीं आ रहा है, और मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करता हूँ 10 सेकेंड्स। प्लीज आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो वेंकी का कमेंट आ गया कि समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यस लिखा है। दीपक कुमार आपने भी यस लिखा है। अभी और लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर शशांक, सुमन सबके मैसेज आने लगे।
चलिए ठीक है, तो बीच बीच में क्या आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब हम वेस्ट की तरफ चलें, तो यहाँ पर हम लोग पामीर नोट से शुरू किए थे, इधर हिमालय को देखे थे, इस साइड में हिंदकुश को देखे थे, सुलेमान रेंज को भी देख लिए। और देखिए जो सुलेमान रेंज है, ये वाला जो सुलेमान है, ठीक है, तो इसी का जो साउदर्न एक्सटेंशन है, सुलेमान ही आगे बढ़ जाएगा, तो इसको हम फिर किरथार रेंज के नाम से जानते हैं। किथर भी लिखते हैं, किथार, आप किथर कुछ भी कह लीजिए, यानी ऊपर में सुलेमान कहते हैं और नीचे में किथर कहते हैं, किरथर कहते हैं, KIRTHAR, किरथार, किरथर, किथर, कई नामों से लोग इसे अलग अलग जगहों पर बोलते हैं। और ये सुलेमान का ही एक्सटेंशन है, आपको याद रखना है। यानी कि पामीर के घाट से इस तरीके से आते आते आते, और क्या होता है कि इस तरीके से ये जो कोस्ट है ना, यानी कि ये गल्फ ऑफ ओमान समझ रहे हैं, तो उसके पैरेलल हो जाता है एक तरीके से। और ये रॉक है, चट्टान है, उसके पैरेलल हो जाता है। तो ये जब पैरेलल हो जाता है, तो ये जो यहाँ पर रेंज किस नाम से जाना जाने लगेगा, तो ये कहलाने लगता है मकरान। देखिए मकरान और मकराना आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए पहले तो मैं आपको मकरान लिखा दिखा देता हूं, ठीक है। तो इस रीजन को मैं जूम कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी इंडिया के वेस्ट में हम चल रहे हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है सेंट्रल मकरान रेंज, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान से रेफरेंस लीजिए, ओमान बेसिन से, और यहाँ पर इंदस नदी आके गिरती है। यहाँ पर आपको सुलेमान रेंज नजर आ रहा है, और इस रेंज में जो सुलेमान है, यहाँ पर खिबर, बोलन, खोजन, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट पासेज हैं। यहाँ पर खिबर पास लिखा हुआ है, और यही सारे जो माउंटेन के पासेज हैं, दर्रे हैं, इनको पार करके कई बार बाहरी लोग भारत में एंट्री किए हैं और यहाँ पर घुसपैठने का भी काम कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जरा सा एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये मकरान है, और भारत में हमारे ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जयपुर के नजदीक, मकराना। मकराना का व्हाइट मार्बल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इस मकरान से कंफ्यूज नहीं होना है। मकरान बिल्कुल अलग रीजन हो गया, ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान का निचला हिस्सा है, और ये फिर ईरान से भी आप थोड़ा कनेक्टेड इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये पामीर का घाट है, और यहाँ से कई सारे अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे माउंटेन्स हैं। तो ये होता क्या है कि एक ये जो है ना, इस तरीके से पहाड़ चलते चलते फिर यहाँ पर एक घाट बनता है, और इस घाट का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं हम यहाँ पर जगह के ही नाम पर कि ये आर्मेनिया का, या कह लीजिए कि आर्मेनियन नॉट है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो आर्मेनिया के देश के नाम पे इसे आर्मेनियन नॉट कहते हैं। चलिए मैं इस जगह को आपको पहले दिखा दूं, आर्मेनिया को दिखा देता हूं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ईरान नजर आ रहा है, और इसके नॉर्थ में, यानी ये ग्रीन कलर से यहाँ पर रशिया को दिखाया गया है। मॉस्को के नीचे ये मॉस्को है, यानी ये रसिया का हिस्सा है। यानी कि हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इधर ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये जो लैंड मास है पतला सा, इसको सुबह में भी हम लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट देश हैं, एक है जॉर्जिया, एक है अजरबैजान, और एक है आर्मेनिया, ठीक है। अजरबैजान का कैपिटल बाकू है, और ये ऑयल रिच रीजन है यहाँ पर। और यहाँ ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक मीटिंग हुआ था, नाम का मीटिंग हुआ था, और वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन खींच भी लिया था। तो ये बाकू इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान देना है आर्मेनिया के ऊपर। और यहाँ पर जो गांठ बनता है उसे आर्मेनियन नॉट कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक गांठ यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ से इस तरीके से पहाड़ के रेंज हैं, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे होते हुए इस तरीके से जाते हैं यहाँ पे। यानी जो पहाड़ है ना, वो बहुत लंबे तक चलते हैं, हम लोकली उनको देखते हैं। हिमालय ही है तो कितना इस तरीके से ऐसे गया, फिर यहाँ मुड़ के इस तरीके से पानी में डूब गया, फिर यहाँ पर अंडोमान के रूप में निकल जाता है। इसी तरीके से ये हर जगह बहुत लंबे तक चलते हैं। नदी, पहाड़, पंछी जो है ना, ये सब कुछ बाउंड्री हमारे खींचे हुए नहीं देखते हैं कि नहीं भाई हम पाकिस्तान पार करके ईरान जा रहे हैं। ये दिमागी खुरापात इंसानों का है। पहाड़, नदी, झील, झरना इनसे बहुत आगे हैं, और हमसे वो बाकी जगहों से बहुत आगे हैं। वो नेशनलिज्म के इस गंदे खेल में अपने को सिमेट के नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप इन जगहों को समझ गए। यहाँ पर ये सुलेमान रेंज, यहाँ पे मकरान का जो रेंज है, ये समझ जाते हैं जब अब, तो आपको इसके आगे जागरोस माउंटेन काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इस तरीके से सुलेमान है, किथर आता है, और यहाँ पर हो जाता है उसका नाम क्या, मकरान। अब ये आगे जाता है तो इसको जागरोस कहने लगते हैं। जागरोस, जागा है और रोस में है, गुस्सा में है, जागरोस, ठीक है।
तो ये कहां पर बात हो रही है, यानी जो ईरान देश है और प्लेटियो ऑफ ईरान है, इसके वेस्ट साइड में ये जाग्रोस माउंटेन है। या एग्जैक्टली आपको ऐसे बताया जाए कि ये जो पर्सियन गल्फ है, पारस की जो खाड़ी है, फारस की खाड़ी, उसके आपको नॉर्थ और ईस्ट में नजर आता है जाग्रोस माउंटेन। या ऐसे कह लें कि पर्सियन गल्फ और कैस्पियन सी के बीच में ही आपको कहीं पे जाग्रोस माउंटेन नजर आता है। एक ही जगह को बताने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। कोई कहेगा दिल्ली कहाँ है, तो कह देगा कोई कि जयपुर के नॉर्थ में है, कोई कह देगा कि श्रीनगर के साउथ में है। ओके, इस्लामाबाद वाला कहेगा कि हमसे पूरब में है, और यही कोई म्यांमार यंगून में रहने वाला जो व्यक्ति है कहेगा हमसे वेस्ट में है। सेम आप इसी तरीके से जगहों को बता सकते हैं अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से। आप ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ पर तेहरान नजर आ रहा है ईरान की राजधानी, और इराक की राजधानी बगदाद यहाँ पर है, और इन दोनों जगहों से आप डायरेक्शन वाइज बता सकते हैं कि एक से ये साउथ ईस्ट में है, एक से नॉर्थ साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ नहीं। तो बताने का ये तरीका है, आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके ध्यान यहाँ ले जा रहा हूँ जाग्रोस माउंटेन के नॉर्थ में, आपको देखना है। और यहाँ पर आपको एक माउंटेन नजर आएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एलबर्ज माउंटेन। ठीक है, आपको ये एलबर्ज माउंटेन नजर आना है। ये कैस्पियन सी के बिल्कुल साउथ में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एलबर्ज माउंटेन। इसको आपको याद करना है अपने ये जो आपका नक्शा है, जो एटलस है, उसमें आप इसको घेर लीजिए, बहुत ऐसे एकदम गोल घेर लीजिए। ठीक है, ये एलबर्ज है, और इसको एलब्रज से नहीं कंफ्यूज होना है। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पर जो आपको जानना है, ये एल्बर्ज माउंटेन है। तो इसके बारे में मैं जरा सा आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हिंद कुश आपको नजर आया था ना, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो हिंद कुश माउंटेन है जो कि ज्वाइन करता है यहाँ पर आर्मेनियन नॉट को। ठीक है, यहाँ पर आर्मेनिया के नॉट को जाके ये हिंदकुश ज्वाइन करता है नियर। तो ये यही इसी का एक्सटेंशन है, ध्यान दीजिएगा, हिंदकुश का ही एक्सटेंशन एल्बर्ज होके जाता है, आर्मेनियन नॉट में मिल जाता है। ठीक है, और ये कैस्पियन सी से काफी नजदीक में है, और जो नेम है एल्बर्ज माउंटेन इसको कहते हैं, ये ईरान से रिलेटेड है। आप देखेंगे, अगर मैं आपको एक बार को फिर से ले चलता हूँ पॉलिटिकल मैप में, तो आप समझेंगे कि हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये कैस्पियन सी है, और उसका निचला जो हिस्सा है यहाँ पर एल्बर्ज है। तो ये एल्बर्ज, एल्बुर्ज, आप कुछ भी कहिए, आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे एमसीक्यू में रंगने के लिए बोलेगी। अब आप बता पाएंगे ना कि यहाँ पर एल्बर्ज ऊपर में है, यहाँ जाग्रोस इस रीजन में हम बताएंगे, यहाँ पर नीचे में हमको बताना होगा तो हम मकरान बताएंगे, यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पे यहाँ पर किरथार है, यहाँ पर हमको बताना होगा तो हम बोलेंगे कि सुलेमान है, यहाँ ऐसे बता देंगे कि हिंदकुश है। बताने का तरीका समझ गए। और ये पूरा जो रीजन है वो इंसर्किल्ड है, और यहाँ पर ईरान का पठार है, प्लेटिव ऑफ ईरान है। समझ गए, इतना जान लिए। तो एक और माउंटेन को देख लीजिए, और ये माउंटेन हम एशिया के लिए इतना काफी समझते हैं, और ये जान लेना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। वो है यहाँ पर इसका नाम है टॉरस माउंटेन। ठीक है, टॉरस, टॉरस नाम सुना है आपने? चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो है ना, आर्मेनिया नॉर्थ से फिर मेडिटेरेनियन कोस्ट के तरफ और तुर्की के तरफ नजर आता है। यहाँ पर टॉरस लिखा हुआ है, शायद आप ना देख रहे हो, तो मैं आपको कंप्लीट मैप में इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हम जाएंगे तुर्की की तरफ। ठीक है, तुर्की के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, यानी हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तुर्की, जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। चलिए उस रीजन तक को हम जूम करके यहाँ पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पे टॉरस आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, टॉरस माउंटेन्स। तो ठीक है, एक बार को हम सारे माउंटेन्स के नाम रिपीट कर रहे हैं, और आप बताइएगा कि क्या इसमें से कोई छूट गया है। हिंदकुश, एल्बर्ज, अब देखिए ये टॉरस हो गया। यहीं पर आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, एल्बर्ज आपको नजर आ रहा है ना, यानी कि ये कैस्पियन सी के सीधे नीचे में। और यहाँ पर आपको ये एल्ब्रुस है, और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉकेकस माउंटेन है, इसको हम यूरोप में देखेंगे हालांकि। तो ये कॉकेकस माउंटेन की पीक है एल्ब्रुस, और ये एल्बर्ज है। ठीक है, एल्बर्ज और एल्ब्रुस नहीं आपको कंफ्यूज होना है। यहाँ पर आपको जाग्रोस नजर आ रहा है, जाग्रोस माउंटेन। अब यहाँ जो सुबह में हम लोग दो नदियों को देखे थे, दजला और अफरात, यानी टिग्रिस और इफ्रूट्स, उसके नॉर्थ ईस्ट में जाग्रोस माउंटेन है। ऐसे भी आप समझ रहे हैं, जो कि नदियां आके पर्शियन गल्फ में गिर रही थी। यहाँ पर अब हम जरा सा खुद को ईस्ट वार्ड चलते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल मकरान रेंज नजर आता है।
यहाँ सुलेमान रेंज नजर आता है और इसको हिथर भी आप कह लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ईरानियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, इसके कंफ्यूजन में अभी आपको नहीं पड़ना है। आपको यहाँ पर हिंदकुश नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको पामीर नजर आ रहा है, आपको यहाँ काराकोरम नजर आ रहा है, लेकिन कैलाश इन्होंने नहीं दिखाया है, ये इंडियन एटलस नहीं है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर आपको कुल्लू माउंटेन नजर आ रहा है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत नजर आ रहा है, इन चीजों को भी आप समझ रहे हैं। अब देखिए ब्रह्मचिलानी जो कि एक कहते हैं कि वाटर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया है, और उन्होंने चाइना को कहा है कि जो चाइना है वो वाटर हेजमन है एशिया का। हेजमन का मतलब होता है लीडर। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? उसका एक बहुत बड़ा वजह है। जो भी यहाँ पर ये हाईएस्ट पठार पहाड़ हैं और मेजर जो दुनिया में निकलने वाली नदियां हैं, उनका सोर्स कहीं ना कहीं चाइना से एसोसिएटेड है। हमारे देश में आने वाली जो इंडस रिवर है, जो सतलज रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके अलावे जो ये इरावदी नदी वगैरह जो कि इंडो चाइना रीजन में बहती है, हरी नदी जो कि फिर ये जा रही है अफगानिस्तान, यहाँ पर आप इन जगहों को देखिए। इसके अलावा बहुत सारी नदियां जो कि रशिया को जाती हैं, वो चाइना से होके जाती हैं। यानी कि चाइना के पास एक तरीके से सारे जगह बहने वाली नदियों का सोर्स है, उनके पास अर्थ है। तो अगर किसी भी देश को उनको अपनी बात मनवानी हो तो उस पानी के कलेक्शन को काट दें और उस पानी को कहीं और डाइवर्ट कर दें, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है और वो नदी को भी मोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी से ब्रह्मचिलानी जी ने चाइना को वाटर हेजेमन ऑफ एशिया कहा है। ठीक है, ये सब भी डिप्लोमेसी में हिसाब से, और आईआर जब आप पढ़ते हैं तो इन चीजों को समझना काफी आसान हो जाता है जब उसको आप एक जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। क्या अभी तक जो भी बातें मेरे द्वारा आपको बताई गई आप उससे संतुष्ट हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर इतना हो जाता है तो मुझे लगा कि इस सेशन को अब ब्रेक कर देना चाहिए और फिर एक बार हम मिलेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं और जो बेसिन्स हैं और जो इंपॉर्टेंट लैंड रीजन्स हैं उन्हें हम देखेंगे। कुछ लेक्स को देख लेंगे और कुछ रिवर्स को देख लेंगे, क्योंकि एक वीडियो जो होगा, अब मैं इसे अगर बड़ा करता हूं, लंबा करूंगा, तो अगले दिन के लिए वीडियो छोटा पड़ जाएगा। और अगले संडे का हम लोग शेड्यूल रखेंगे जहां पर कि प्लेट्यूज को इंपॉर्टेंट जो लैंड रीजन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स वगैरह हो गए, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। आपको मैं काफी अच्छे से बता दूंगा कि ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स कौन है एशिया में, साउथ फ्लोइंग रिवर्स कौन है, इन चीजों में डिफरेंस क्या है, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, किन किन देशों से होके जाती है, वहां पर कौन सा शहर बसा है, सब जो जगह है आप बहुत अच्छे से समझ पाए, आप उससे संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो आपकी क्या रिव्यू है, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ये भी बताइए। अगर संतुष्ट नहीं रहे, अगर आपको लगा कि कुछ मुझे और बताना चाहिए था या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो आप मुझे उस बात की भी कंप्लेन करिए ताकि मैं अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकूं और इससे ओवरऑल हमारी आपकी सबकी इम्प्रूवमेंट हो सके। मेरे पढ़ाने के तरीका में इम्प्रूवमेंट होगा आने वाले दिनों में, और आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना सही ढंग से और जितना शांति से मैप्स को डील कर सकता हूं, तो वो बहुत कम ही लोग करेंगे इतना पैसेंस से। क्यों? क्योंकि मुझे मैप्स के ऊपर एक अच्छा पकड़ है और इसमें कोई ब्रैग करने वाली बात नहीं है। ये कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात है। मैंने जनरेशन से अपने घर में मैप को, लोगों को देखा है सीखते हुए, और मुझे बचपन से ही दिलचस्पी रही है इन चीजों में। तो मैं इन चीजों को लगता है कि बेहतर तरीके से डील करता हूं, और आप कहेंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं और बेहतर तरीके से डील कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ समय की पाबंदी नहीं है, बंदिश नहीं है, समझने की जरूरत है। अब जब आप इन जगहों को मेरे हिसाब से समझ पाएंगे तो आने वाले दिनों में मैं चीजों को और अच्छे से एक्सप्रेस करूंगा। हर जगह जहां बात आएंगी मैप को खोल के दिखाएंगे और चीजों को आप समझ पाएंगे, हाँ ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। ठीक है।